हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है केमिकल काइनेटिक्स। हमने पढ़ा ही है चैप्टर जो है, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं विद टाइम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर हम एस्टर का यानी कि जो हमारा मिथाइल एसीटेट है इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है कि जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किसी से भी किया जा सकता है, मिनरल एसिड या फिर बेस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एम है एक्सपेरिमेंट का, टू स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसी तरीके से दूसरा भी इसका आप एम देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब मीनिंग तो सेम ही रहेगा, आपको एस्टर का हाइड्रोलिसिस को देखना है, इसका रेट पता करना है। इसके अलावा भी आप इसके अंदर देख सकते हैं टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ आपका जो भी एस्टर है। यहाँ पे मिथाइल एसीटेट भी हो सकता है, एस्टर भी गिवन हो सकता है बाय टाइट्रीमेट्री, क्योंकि टाइट्रेशन इसके अंदर हमें करनी पड़ती है तो टाइट्रीमेट्री भी आ सकता है। तो ये दोनों ही एम हो सकते हैं इसके अंदर। तो रिएक्शन जो इसकी है उसमें ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपके पास में जो भी मिथाइल एसीटेट है उसके साथ में रिएक्शन होगी वाटर की, और इसमें हमारा जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, यानी कि H3O+ या फिर H+ आप कह सकते हैं। और आपको प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा जो आपका एसिटिक एसिड है प्लस में मीथेनॉल। जो एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको आगे ताकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाए, हम इसके अंदर एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हम एसिड को ऐड कर देते हैं जिससे आपकी रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगी और आगे की तरफ मूव करने लगेगी। क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है अब ये हम वाटर के प्रेजेंस के अंदर करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्योंकि, तो यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो बाकी रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब वाटर की हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन वाटर की है, अब जैसे जैसे मतलब हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ ही मैंने बताया कि हम एसिड यूज कर रहे हैं, H3O+ हम यहाँ पर लेते हैं एज कैटलिस्ट, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होती है, कैटलिस्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। तो आपका जो रिएक्शन का रेट है, अब रेट लिखना आपको आना चाहिए, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के हमारा जो कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट, और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे हम दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन पहले लेकर के चल रहे हैं, एक तो हम यहाँ पर मिथाइल एसीटेट की भी ले रहे हैं प्लस इसके साथ में हम वाटर की ले रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वाटर की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बाकी रिएक्टेंट के मुकाबले। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, मिथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही। सो ऑर्डर जो आपका रिएक्शन का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो रेट सिर्फ इक्वल हो जाएगा किसके, के, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी आपकी मिथाइल एसीटेट की, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन आपको पता है जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जैसे हमारी फर्स्ट ऑर्डर है जो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो का मतलब फेक होता है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो आपको लगेगी तो फर्स्ट ऑर्डर पर वो है नहीं फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, सारी रिएक्शन को करवा रहे हैं, और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है, जैसे कि इस केस के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। सो सिर्फ आपकी जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, मिथाइल एसीटेट के लिए। तो ऐसी रिएक्शन जब आपका एक से ज्यादा या फिर एक जो रिएक्टेंट है वो आपके बहुत एक्सेस में मौजूद होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी सभी रिएक्टेंट्स, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर हम कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ आपका रेट एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाई जाती है। और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है इसमें हमारा एक के ऊपर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दिखती है जैसे फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसीलिए हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल देते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना आना चाहिए। इसके लिए आपकी सिंपली इक्वेशन हो जाती है K इज इक्वल्स टू 2.303/T log C0 डिवाइड बाई C0 माइनस x। अब जो इक्वेशन होती है यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसी इक्वेशन की फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में रहता है ln r इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln r नॉट। अब देखिए जो माइनस का साइन है इसको हम दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। अब जो दूसरी साइड है इसमें हमारे पास में ln r नॉट है और माइनस में आ जाएगा ln r। अब आपका माइनस के अंदर है तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं ln r नॉट डिवाइड बाई r। मतलब ये सिंपल आपके रूल होते हैं, जैसे माइनस में लिखा है तो हम इसको डिवाइड में करके लिख सकते हैं, ये आपके रूल्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस इस तरीके से इंटू में और डिविजन के केस के अंदर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ln को अगर हम चेंज करेंगे तो KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बन जाएगा ln को हटा के, और r नॉट डिवाइड बाई r एज इट इज रह जाएगा। अगर यहाँ से हम t को नीचे लेकर के चले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, K इज इक्वल्स टू 2.303/T लॉग r नॉट डिवाइड बाई
R। ये हमारी इक्वेशन होती ही है। और यहाँ पे हमारी R0 जो है वो स्टार्टिंग वाली, R मतलब किसी टाइम पे, और फिर हमारा जो T है वो टाइम हो जाता है। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर केस के अंदर आपकी रिएक्शन होती है जो जनरली लिखी होती है और ये आपने पढ़ रखी होगी। यहाँ पर जो C0 है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मिथाइल एसीटेट की। C0 माइनस X जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रहेगी मिथाइल एसीटेट की एक T टाइम के ऊपर। मतलब जो रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो गई है उसके बाद में कोई भी जो टाइम होगा वो T टाइम कहलाया जाता है। अब रिएक्शन के अंदर आप देखिए जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो किस चीज से क्या चीज बन रही है, आपका जो भी मिथाइल आपका एसीटेट है, जो भी एस्टर है, वो आपका हाइड्रोलाइज होकर के आपको एसिटिक एसिड प्लस में आपका दे रहा है मिथेनॉल। तो ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल आपका एस्टर का आपको दे रहा है एक एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल। अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो बिगनिंग ऑफ रिएक्शन के अंदर आपका सिर्फ एस्टर प्रेजेंट है, यानी मिथाइल एसीटेट उसके अंदर प्रेजेंट है, और आपके पास में HCl है उसके अंदर। HCl वही जो हम रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए डाल रहे हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए डाल रहे हैं, तो ये वही वाला HCl ही है जो H+ मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि हमारा कैटलिस्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ उसके रेट को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी ही रह जाएगी जितनी थी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है मतलब टोटल एसिड कंटेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर HCl पहले से था, और जैसे आपकी रिएक्शन बढ़ रही है तो एसिटिक एसिड वो बना रही है। तो यहाँ पे आपका HCl प्लस एसिटिक एसिड मिलके ये दोनों ही आपका एसिड कंटेंट को बढ़ा देंगे, और ओवरऑल जो आपका एसिड कंटेंट रहेगा वो रिएक्शन के साथ में प्रोसीड करता रहेगा। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ में एसिड कंटेंट इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से हम रिएक्शन का प्रोग्रेस को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपका टाइटर वैल्यू है, मतलब जो टाइट्रेशन से आपके पास में एक रीडिंग आती है, सो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो हमें मिलता है यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाता है, किसके इक्वल में हो जाता है? जो आपका वॉल्यूम लगेगा NaOH का दोनों ही एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब आपका HCl कितना था प्लस आपका एसिटिक एसिड कितना बन गया। अब हर बार में जब रिएक्शन के लिए आप लेंगे तो अलग अलग समय पे आपका एसिटिक एसिड ज्यादा बनता चले जाएगा, एसिड कंटेंट बढ़ता चले जाएगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा जितना उसके अंदर कंटेंट बन गया होगा। सो जितना आपका HCl या फिर कह दीजिए आपका जितना एसिड प्रेजेंट रहेगा उतना ही आपका NaOH लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में। इसी वजह से हमें वॉल्यूम अलग अलग मिलता है, टाइटर वैल्यू अलग अलग मिलती है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा आपके टाइम पे। जितना टाइम बीतेगा उस अकॉर्डिंग वॉल्यूम यूज होता है। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं, मतलब जो हमारी रिएक्शन हो रही है इसमें हमारा हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको एस्टर चाहिए और उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हम सीधा उसके अंदर पानी नहीं डाल देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमें एस्टर चाहिए तो हम एस्टर ले लेंगे, यानी मिथाइल एसीटेट ले लेते हैं, और उसके साथ में हम HCl को ले लेते हैं जो कैटालाइज करता है रिएक्शन को। जब तक उसके अंदर हम वाटर नहीं डालेंगे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे उस चीज को हम रोक करके रखते हैं जब हमें रिएक्शन करनी है उस चीज के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जो मिथाइल एसीटेट है प्लस हमारा जो HCl है, इनको हम नोन अमाउंट के अंदर मिक्स कर देते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक फिक्स अमाउंट जो है हर बार अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल पे उठाते हैं उसके अंदर से, और उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं फ्लास्क के लिए। उस फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर प्रेजेंट होता है जो रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसको हम क्वेंचिंग ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन को क्वेंच करना बहुत जरूरी होता है जब हम काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो है इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे रिएक्शन आपकी वो रोक करके रखता है, क्योंकि आपको पता है जो आपका रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमें लो रखना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर लो रहेगा रिएक्शन ज्यादा आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि मैनुअली अगर हम करते हैं तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, तो ज्यादा एरर ना हो इसके लिए, क्योंकि हमें ग्राफ भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो उसमें लिए हमारा जो है डेविएशन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम इसके अंदर कोल्ड वाटर ले लेते हैं। कोल्ड वाटर के अंदर ये जो हमारा मिक्सचर रहेगा, रिएक्शन मिक्सचर मिथाइल एसीटेट और हमारा HCl का, इसे हम डाल देते हैं। तो जैसे ही वाटर के साथ में आ गया एस्टर आपका, और H+ जो है वो उसको कैटालाइज कर देंगे रिएक्शन को, तो रिएक्शन वहां से आपकी प्रोसीड होने लग जाती है। और इतनी देर में आप ये सब चीजें डालेंगे करेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें इंडिकेटर भी डालना पड़ेगा, फिनोफ्थलीन, फिर हम टाइट्रेशन कर देते हैं इसकी NaOH के साथ में। तो रिएक्शन थोड़ी और आगे ना बढ़े तो वो रिएक्शन को स्लो करके रखता है। आइस कोल्ड वाटर हम इसके अंदर यूज करते हैं। और फिर से वही चीज है जो आपका टाइटर वैल्यू है, टाइटर वैल्यू इज वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आप यूज कर रहे हो, और ये जो आपका वॉल्यूम है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपका कितना एसिड कंटेंट प्रेजेंट है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, कितना वो प्रोड्यूस हो गया है, और वही हमारा डिटरमिन कर देगा यहाँ पे रेट। इसके बाद में देखिए आपका V0 जो है वो इक्वल हो जाता है जब आपका T 0 रहता है, मतलब जब आपका कोई भी एसिटिक एसिड नहीं बना है। आपका VT जो है वो किसी T टाइम के लिए वॉल्यूम हो जाता है जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उसके बाद में कोई भी टाइम पे। V इंफिनिटी इसी तरीके से हो जाता है जब आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी होती है। इसका मतलब जितना भी आपका मिथाइल एसीटेट था वो सब हाइड्रोलाइज हो गया है। तो ये सारी जो वॉल्यूम है, ये सारी जो वॉल्यूम है NaOH की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जितना अमाउंट ऑफ HCl प्लस एसिटिक एसिड प्रेजेंट है दोनों के केस के अंदर। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमने ऊपर रिएक्शन देखी थी
हमने जो रिएक्शन देखी थी वो हमने देखी थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, मतलब आपका सी नॉट होता है डिवाइड बाई आपका सी नॉट माइनस एक्स होता है। यहाँ पे वी इंफिनिटी माइनस अगर हम वी जीरो कर देते हैं, वी इंफिनिटी जब आपका सारा हाइड्रोलाइज हो गया और वी जीरो जब था, जब आपका कोई भी एसिटिक एसिड नहीं बना था। इसे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जब आपका एसिटिक एसिड बना है व्हेन हाइड्रोलिसिस इज कंप्लीट, जब आपका हाइड्रोलिसिस पूरा हो चुका है। या फिर हम इसे कह सकते हैं इनिशियली जितना मिथाइल एसिटेट प्रेजेंट था उतनी ही ये कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है। दूसरी एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं वी टी माइनस वी जीरो, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना आपका एसिटिक एसिड किसी टी टाइम पे बना होगा। देखिए जो आपका टी टाइम पे है रिएक्शन का टाइम वॉल्यूम, इसको हम घटा देंगे, किससे माइनस करना है हमें, जो स्टार्टिंग में था। तो जो बीच का बचेगा वो उतना ही तो एसिटिक एसिड होगा ना जो टी टाइम पे बना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एसिटिक एसिड फॉर्म्ड एट टी टाइम। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन मिथाइल एसिटेट का जो टी टाइम तक हाइड्रोलाइज हो गया है। तो या तो हम फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं या हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन हमने क्यों लिखी हैं, ये बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एस्टर की मिल जाती है, जो कि हम लिखते हैं ना सी नॉट माइनस एक्स, वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिमेनिंग एस्टर, जो बचा हुआ रहता है वो। तो ये हम कैसे लिख देंगे, आपको सी नॉट पता है क्या हो जाएगा, वी इंफिनिटी माइनस वी जीरो, और इसमें से हम घटा देंगे जो हमारा एक्स टाइम पर है यानी वी टी माइनस वी जीरो। अब वी जीरो आपका वी जीरो ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आपका कितना बचेगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, जो आपका रिमेनिंग जो आपका एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जितना है माइनस आपका वी टी पे जितना है। सो ये हो जाएगी आपकी रिमेनिंग। मतलब मान लीजिए आपका इतना यहाँ तक जो है रिएक्शन हो चुकी है, तो यहाँ तक जितना था वो आपका एस्टर हाइड्रोलाइज हो गया है। अब इनफाइनाइट तक जाने तक मतलब इसके बीच में जितना बचा है वही रिमेनिंग होगा, तो इनफाइनाइट माइनस वीटी, तो ये बीच वाला आ जाता है। और ऊपर वाला जो हाइड्रोलाइज हो चुका है उसको हम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं सी जीरो, ठीक है, तो सी नॉट हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा माइनस का एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है किसके, वी इनफाइनाइट माइनस वी टी के। इसका मतलब ये है कि हम सी नॉट माइनस एक्स की जगह पर वी इनफाइनाइट माइनस वी टी को लिख सकते हैं फॉर्मूले में भी। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं रिएक्शन के अंदर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर है 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन में मतलब सी नॉट माइनस एक्स। वैल्यू को अगर आप दोनों की जगह पे रख देते हैं तो वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो हो जाएगा डिवाइड बाई वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है एक फाइनलाइज होके। इसका प्रोसीजर बताने में बहुत छोटा ही रहता है। सबसे पहले इसके अंदर हम स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड बना लेते हैं। NaOH एक प्राइमरी स्टैंडर्ड तो नहीं है तो हमें उसे पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड बना लेते हैं प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद में हम ऑक्सैलिक और NaOH की टाइट्रेशन कर लेते हैं। NaOH अगर हमारे पास में नॉर्मेलिटी या फिर जो भी हमें दिया गया है वो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन निकल करके आ जाती है, उसके बाद में हम इसको HCl से करेंगे टाइट्रेट। तो हमारे पास में क्या निकल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन HCl की जितनी होगी तो वो नॉर्मेलिटी हमें निकल करके आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हम 50 ml तक HCl को भर लेते हैं। 50 ml HCl ले लेंगे, उसके बाद में हम उसके अंदर मिथाइल एसीटेट को ऐड करते हैं और इसमें जब आधा हमारा ट्रांसफर हो जाता है तब हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मतलब पूरा ट्रांसफर करने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं ना तो रिएक्शन हमने लेट कर दिया है, इसीलिए जब आधा ट्रांसफर हो जाता है तो हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जाते जाते रिएक्शन अब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने HCl को डाल दिया है, इसके अंदर हमने मिथाइल एसीटेट को डाल दिया है। फिर इसके अंदर से हम क्या करते हैं, 2 ml, ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर बन गया। अब इसके अंदर से हम 2 ml को उठाते हैं और 25 ml आइस कोल्ड वाटर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। हम डालेंगे फिनोफ्थलीन और उसके बाद में टाइट्रेट सीधा स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हमें नोट डाउन करना पड़ेगा वॉल्यूम कितना यूज हुआ है और आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आपका जो पेल पिंक कलर है, मतलब पिंक कलर आपका परसिस्ट करना चाहिए सोल्यूशन के अंदर, गायब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वो परसिस्ट कर जाएगा वहाँ पे आपको रुक जाना है। यहाँ पे जो हमारी स्टॉप वॉच अब स्टार्ट है उसमें हमें ध्यान देते रहना है। जैसे कि आप हर 10 मिनट में अगर ले रहे हैं रीडिंग तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है कि एग्जैक्ट अगले 10 मिनट्स के बाद में आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आपको बाकी चीजें प्रिपेयर करते रहना है, जो जो चीजें मिक्स करनी है, और आइस कोल्ड वाटर ही लेना है। अगर आप पहले से लेकर के रखेंगे तो पानी जो है वो इतना आइस कोल्ड नहीं रहेगा, तो आपको वो रिएक्शन को अलग अलग फिर रिजल्ट देगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप तुरंत के तुरंत ही उसी समय पे आइस कोल्ड वाटर लीजिए और फिर आगे प्रोसीड करिए। तो हम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद में जो हम लास्ट में रीडिंग ले रहे हैं ये वी इनफाइनाइट के लिए ले रहे हैं। इनफाइनाइट हम टाइम नहीं ले सकते, लेकिन इनफाइनाइट रीडिंग लेने का एक तरीका है। इसके लिए बस आपको हाफ एन आवर के लिए अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखना होता है रिएक्शन मिक्सचर को। तो वाटर बाथ पे रख के हम इसको सीधा हीट कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें इसी से वी इनफाइनाइट वाली रीडिंग्स मिल जाती हैं। इसके बाद में मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन लिख रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए 0.05 नॉर्मल हम मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है, आपको टाइट्रेशन करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड विद NaOH की, यानी यहाँ पर NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद में आपके पास में एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, जिसमें आप इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ है ये आपको मिल जाएगा। इसी से आपके पास में एक कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आ जाती है। अब आप नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH को निकाल सकते हैं। आपको पता है नॉर्मेलिटी ऑक्सैलिक की भी वॉल्यूम कितना यूज हुआ है और कितना पिपेट आउट किया था, ये तीनों चीजें आपको पता है। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH 0.054 नॉर्मल आ चुकी है। अब यहाँ से हमारे पास में इस NaOH को उठा करके HCl के साथ में भी कर लेना है। यहाँ पे भी आपके पास में इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा और आपके पास में कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में नॉर्मेलिटी HCl की भी निकल करके आ गई है। हमने NaOH की देखिए यूज करी यहाँ पे और फिर हमारे पास में आ गया 0.052। इसके बाद में हमें एक टेबल बनानी होती है, जो भी हम अब रीडिंग्स लेंगे तो वो यहाँ पर हमें मेंशन करनी होगी। आप ये स्टार्टिंग की 2 टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने रीडिंग्स ली हैं ये 5-5 मिनट के गैप के लिए हैं। इसके बाद में हम टाइटर वॉल्यूम को लिख लेते हैं, मतलब कितना यूज हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा 0 पे है, देखिए टाइम 0 तो V 0। हमारी बीच में इस तरीके से टाइट्रेशन की वॉल्यूम यूज हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं यहाँ पे V इनफाइनाइट माइनस VT, यानी सबसे लास्ट वाला माइनस जो हमारे अलग अलग टाइम पीरियड पे हैं, तो हम इन्हें घटा देते हैं। सो 29.4 माइनस 20.6 तो कितना आ गया 8.8। हम इसका लॉग ले लेंगे तो हमारे पास में सेकेंड टेबल भी आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो टेबल हो जाती है ये हो जाती है जो हमारे पास में ये V इनफाइनाइट माइनस V0 करके आएगा डिवाइडेड बाई जो हमने लिखा है V इनफाइनाइट माइनस VT। इनको डिवाइड करके जो आएगा उसका हम लॉग ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में V इनफाइनाइट कितना है 29.4 है, माइनस में हमारा V0 कितना है 19.5 है, तो हमारे पास में कितना आ गया 9.9 आ गया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे V इनफाइनाइट माइनस VT, यानी कि 8.8 से डिवाइड करेंगे। तो 8.8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आ गया 1.125, और अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं तो देखिए कितना आ गया 0.051। नेक्स्ट हमारे पास में है K, जो हमें रेट कांस्टेंट चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा 2.303/T, और आगे जो हमने पिछली वाली टेबल में कैलकुलेट किया है वही वैल्यू। तो यहाँ पे आप टाइम क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मिनट्स में लिया है 5, 10, 15, 20, इसी को हमें यहाँ पे T की जगह पर ले लेना है। 2.303 आपको लेना है यहाँ पे। इससे मान लीजिए हमने 5 मिनट लिया है तो डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, देख सकते हैं, और 0.0234 आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई हैं। एक हम निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली और एक हम निकाल रहे हैं ग्राफिकली। तो अब आपको ये एक्सपेरिमेंटली निकालना है, तो यहाँ पे हमारा जो भी आया है, मतलब रेट कांस्टेंट जो भी आया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए के की जो वैल्यू आई है उसको हम लिख लेते हैं। तो 10 की पावर -2 को हम अलग से ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को लिख देंगे, यानी कि 2.34, 2.0, 1.58, 1.24 इस तरीके से, और डिवाइड में हम कर देंगे टोटल हमारी कितनी वैल्यूज हैं, तो हम कर देंगे डिवाइड बाई 8। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, रेट कांस्टेंट 1.47 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए आपका पर मिनट के अंदर आएगा, क्योंकि आपकी रेट कांस्टेंट की आपको जो भी आपकी यूनिट्स या फिर वैल्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी 0 ऑर्डर के लिए कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी है और सेकंड ऑर्डर के लिए कितनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, पर सेकंड में आ जाता है, यहाँ पे पर मिनट में आ जाएगी, क्योंकि हमने मिनट्स के अंदर लिया टाइम, इस वजह से। इसके बाद में आपको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके अंदर रेट कांस्टेंट को पता लगाने के लिए। ग्राफिकली भी हम निकालते हैं, सेम आता है तो हमारे पास में सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लॉग V इनफाइनाइट माइनस V0 और डिवाइड बाई V इनफाइनाइट माइनस VT, एक तो इसका, और इसको हम किससे लेते हैं, वर्सेस टाइम लेते हैं। टाइम के साथ में हम देखेंगे इसके साथ में कैसा ग्राफ बनता है। तो जो टाइम है वो आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने डिवीजन लिया है, जैसे 0, 5, 10, 15 इस तरीके से, तो वहां पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी 0 पॉइंट समथिंग आ रही होंगी। तो आपका एग्जैक्ट इतने डिवीजन पे आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने लिया टाइम, यहाँ पे हमने ले लिया लॉग इस तरीके से, और ये हम डिटरमिन कर रहे हैं क्या, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। ये जो भी एरर होती है उस वजह से आपकी ज्यादातर रीडिंग्स इधर उधर हो सकती हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम रीडिंग्स लेते हैं। 2, 3 रीडिंग्स, 4 रीडिंग्स, इसमें आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए हम बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं, 6, 7 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 8 वैल्यूज ली है, तब जाके हमारी इतनी सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन में आ पाई है। नहीं तो ज्यादातर वैल्यूज इधर उधर हो जाती हैं, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ फिर आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप सिंपली इसमें स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप y2 - y1 लिखिए अपॉन x2 - x1 लिखिए। आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए इस तरीके से, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, एक y2 y1 का और एक x2 x1 का। उसको कैलकुलेट करिए, माइनस करना है बस, और कुछ नहीं है। तो आपके पास में आ जाएगी इस तरीके से वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज स्लोप कैलकुलेट करने पे 5.3 इंटू 10⁻³ आ रही है। और आप स्लोप का जो फॉर्मूला है वो पता ही होता है, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होता है जो स्लोप आई है उसको हम 2.303 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अगर यहीं से आप स्लोप लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं।
तो आपका रेट कांस्टेंट क्या निकल जाएगा भाई, जो स्लोप आया उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन की है तो लगभग इतना हमारे पास में आंसर आ गया है और ये 0.0122 है पर मिनट के अंदर। और जो हमने एक्सपेरिमेंटली अभी कैलकुलेट किया था वो 1.47 था इंटू 10⁻⁻²। और अगर इसको आप देखेंगे तो ये 1.12 बैठेगा इंटू 10⁻⁻²। तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही वैल्यू आ रही है। सो वैल्यू ऑफ के जो है वो नियरली कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटली भी और ग्राफिकली भी। और जो हमें ग्राफ मिला है इसके अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिससे हमें पता लगता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।